आदाब नमस्कार, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। अगले हफ्ते उमर सरकार की तश्कील को 2 माह पूरे हो जाएंगे। करीब 2 माह हो चुके हैं और जल्द ही असेंबली का बजट सेशन भी शुरू होने जा रहा है। बजट सेशन के हंगामेदार होने के आसार हैं। असेंबली के सरकार को अपनी 2 माह की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा और वहीं कई मुद्दों पर उसे अपोजिशन के सख्त सवालों का जवाब भी देना होगा। उसके साथ साथ उमर सरकार पहले से ही इसकी तैयारी कर रही है। कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए जा रहे हैं और उसमें पेशरफ्त भी होने लगी है। और इसके अलावा वजीर आला और मुख्तलिफ महकमों के वज़रा, वजीर, सीनियर अफसरान के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। इसके अलावा अवामी राब्ता मुहिम भी जोर शोर से चल रही है और इस हवाले से आज जम्मू में वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात की थी। मीटिंग में काबीना वजीर सकीना ईटू, जावेद राना, वजीर आला के मुशीर समेत दीगर वज़रा भी शामिल रहे। सकीना ईटू और जावेद राना के मुताबिक मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि अवाम के ताउन से सरकार बेहतर नतीजे दे सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किल टाइम में हम सब मिलके इस रियासत को आगे ले जाने में अपनी हिस्सादारी डालेंगे और इस देश को आगे ले जाने में, इसलिए ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का इसमें एक अहम रोल है। जहाँ सरकारें काम करती हैं वहाँ सिविल सोसाइटी से हमें फीडबैक मिलती है और हमें ये माहौल का पता चलता है, इलाके का पता चलता है और क्या इस वक्त सिविल सोसाइटी और क्या सिचुएशन लेके हम लोग चल रहे हैं आगे। ये सब चीज़ें जो हैं आज सीएम साहब के सामने आई हैं। डिस्कशन हुआ बड़े अच्छे माहौल में। बहुत सारे तजुर्बेकार जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने अपने तजुर्बे के मुताबिक अपने सजेशंस दिए हैं सरकार को और इंशाल्लाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे सजेशंस सुने। बहुत अच्छे माहौल में डिस्कस हुआ, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है और इंशाल्लाह आगे इन सजेशंस को इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार पे सवाल भी उठाते हैं, आलोचनाएं भी हो रही हैं और कई सारे फायदे हैं जिसका सीधे तौर पे आवाम को इसका फायदा भी होगा। इन तमाम तर चीजों को क्या कुछ पेशरफ्त चल रही है? क्या जल्दबाजी में उमर सरकार फैसला ले रही है? क्या सोच समझ करके फैसला लिया जा रहा है? क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्या सभी वर्ग को साथ लेने की कोशिश चल रही है? क्या जम्मू कश्मीर की तरक्की जिस तरीके से अवाम ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया है, जिस चीज के लिए लिया है, कि वो सारी चीजें पूरी हो रही है या सिर्फ दिखावे की राजनीति चल रही है? उन तमाम तर चीजों पे हम गौर करेंगे। आज सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे और खास तौर पे अमित रैना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इससे पहले काफी ज्यादा उनकी गहरी और बारीक नजर रही है इन तमाम तर चीजों में। खास तौर पर इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए काम भी किए। रैना सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा सीधा। इस वक्त 2 महीने होने वाले हैं उमर सरकार के, लेकिन सब कुछ जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बहुत अर्ली है कुछ भी कहना, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मुझे लगता पहले 1 महीना तो सरकार को समझने में लग गया कि उन्होंने करना क्या है, क्या पावर्स उनके पास है, क्या पावर्स उनके पास नहीं है, क्या पावर्स एलजी के पास है, उनका दायरा कितना है। यहाँ तक भी ट्रांसफर करना भी आज उनके लिए उतना आसान नहीं जो पहले होता था। तो काफी रिस्ट्रिक्शंस है, काफी अंडरस्टैंडिंग है का इशू है और समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को किसी चीज पे इल्जाम देना है, किसी चीज पे तारीफ करना, तारीफ मैं फिर भी कर सकता हूँ कि मैं ये कहूंगा कि कन्फ्रंटेशन का जो अप्रोच मुझे लगता था एनसी लेगा, उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने रियलिटी समझी है और उनका अभी एज ऑफ नाउ तो प्रयास निरंतर यही है कि वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करें, केंद्र सरकार के साथ काम करें। तो शुरुआत और आगाज मुझे एक मैच्योर आगाज दिख रही है, एक वेल मीनिंग आगाज दिख रही है। अब समय बताएगा कि आगे क्या आने वाला, मगर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आगाज ठीक ही है और किसी चीज पर अभी टिप्पणी करना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि अभी उनको ज्यादा समय मिला नहीं।
कुछ करने। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो बाकी सियासी पार्टियां हैं, लीडरान हैं, आपको लग रहा है कि सरकार के साथ मिल करके आवाम की भलाई के लिए वो काम करने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी हम देख पा रहे हैं कि माहौल को फिर वैसे ही बिगाड़ने की कोशिश हो रही है जो 80-90 के दशक में हुआ करते थे, क्योंकि हेट स्पीच या बयानबाजी इस तरह की किसी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ या दूसरी सारी चीजें कहीं ना कहीं उससे सरकार को चैलेंजेस हो सकते हैं। नहीं, देखिए चैलेंजेस बिल्कुल हैं और खुद इस सरकार को भी चैलेंज है, क्योंकि जो वायदे मैनिफेस्टोज में किए गए थे उसमें से कोई ऐसे वायदे थे जो सरकार अपने दम पे और उनके पावर के जुरिक्शन में नहीं, उनके पावर में नहीं है, उन्होंने फिर भी वो वायदे करे और उन वायदों को पूरा करना मुझे लगता है नामुमकिन होगा, तो नाराजगी जरूर आई। अब उसके अलावा जो असेंबली की जब शुरुआत हुई और उस समय उमर साहब ने बिल्कुल प्रयास किया कि वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करें, मगर स्टेट की पॉलिटिक्स है और जो अनफॉर्चुनेटली आज भी स्टेट पॉलिटिशियन या तो कम्युनल लाइंस पे बात करते हैं या अलगाववादी बात में बात करते हैं, और पीडीपी का इमीडिएटली रेजोल्यूशन लाना अपने आप में कहीं ना कहीं हाईजैक करने का प्लान था सेपरेटिस्ट एजेंडा को, और सरकार जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाने का। तो अनफॉर्चुनेटली उस कारण उमर अब्दुल्ला को भी बैकफुट पे आना पड़ा। शायद वो फर्म स्टैंड लेते तो कोई और बात होती, मगर क्योंकि वो भी उनके वायदे में था तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके एजेंडा हाईजैक हो जाए। तो मुश्किलात होंगी सरकार की है, स्पेशली उन वादों को लेकर जो ये अपने दम पे पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा इल्तिजा जी का जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया है भगवान राम को लेकर, हिंदू समुदाय को लेकर, मुझे लगता है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय वैसे ही अगर कश्मीर नॉर्मलसी की ओर जा रहा है और कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर आना चाहते हैं तो ऐसे बयानात फिर डर का माहौल पैदा करते हैं। या तो इल्तिजा जी कह दें खुलेआम कि उन्हें कश्मीरी पंडित वापस पसंद नहीं है, नहीं तो ये डर का माहौल पैदा करते हैं। और कश्मीर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी समुदाय के लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बदसलूकी करने का। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास नहीं होने चाहिए और उमर अब्दुल्ला सरकार को तो बिल्कुल इससे अवॉइड करना चाहिए। और खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अब समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर आज भी उनके पास है, ये पास ऑन द बक नहीं हो सकता है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल रहा है जिससे दो समुदाय के बीच या किसी समुदाय में डर पैदा होता है, दो समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ने के चांसेस हैं, तो उनको इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, वो चाहे कितना बड़ा नेता हो चाहे कितना ही छोटा नेता हो। ठीक है, इसी टॉपिक में पहले आपसे समझ लूं फिर आगे बढ़ूंगा। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि पीडीपी को लोगों ने नकार दिया साफ सीधा, एक 3 नंबर कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता उनका जो असेंबली में है। मैं आपसे समझूं, क्या ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल हैं कि लोगों के जहन पे इतना बड़ा असर कर सकें और एक बड़े पैमाने पर इस चीज को हेट स्प्रेड कर सकें? ये लोग इतने पावरफुल लगते हैं आपको? देखिए, एक बड़ी पार्टी 3 एमएलए हैं और लोगों ने नकार दिया आइडियोलॉजी को, तो वेलकम करता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का कि उन्होंने पीडीपी की आइडियोलॉजी को नकार दिया। बट ऐसा नहीं है कि वोट नहीं आए थे, वोट बेस है, पुरानी पार्टी है, 3 सीएम दे चुकी है स्टेट को और एक डेडिकेटेड काडर है और एक आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी होती है, उसके लिए ज्यादा जरूरत नहीं। तो और कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, तो सेंसिटिव स्पॉट है, कश्मीर के अपने फॉल्ट लाइन्स है और हर नेता को प्रयास करना चाहिए कि उन फॉल्ट लाइन्स को बड़ा ना करे। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी लोग जो यहाँ पे बसे हुए जम्मू कश्मीर में 12-13 हज़ार के आसपास, उनके लिए जो भी फैसले लिए गए उसमें सरकार ने बीच में मुदाखलत किया और उन्होंने जो चीज़ें बयानबाजी की, उससे साफ तौर पे लगा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में शायद बेहतर तरीके से तालमेल नहीं है। नहीं, वो तो ऑब्वियस है कि तालमेल नहीं है। देखिए, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो इलेक्टेड सरकार है, उसका रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर एक व्यू है और केंद्र सरकार का और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का एक व्यू है, तो वो कन्फ्रंटेशन रहेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब के बयानात कि इसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल में देखा जाए और उनके लिए जो सहूलियत है वो प्रोवाइड किए जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एलजी सरकार उन्हें एक
इंट्रूडर्स के हिसाब से देखती। तो बट मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को इक्विटेवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जो इश्यूज हैं इलीगल इमिग्रेशन के और रोहिंग्यास के, उसमें ज्यादा बड़ा रोल केंद्र सरकार का आता है। अगर डिपोर्टेशन भी होनी है तो केंद्र सरकार ही कर सकती, जम्मू कश्मीर सरकार नहीं कर सकती। और अगर ह्यूमैनिटेरियन एड पे कुछ करना चाहते हैं तो करना चाहिए, मगर उसको लीगलाइज करके उन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाना, जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल देना, वो अवॉइड करना चाहिए। बाकी देखिए, इंसान अगर ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है तो चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारा कल्चर, हमारी इस देश की सभ्यता, हमारे प्रदेश की सभ्यता सिखाती है कि हमें मानव के प्रति एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बाकी जो इश्यूज हैं उनके डिपोर्टेशन को लेकर मुझे लगता है उसको लेकर केंद्र सरकार को इमीडिएटली काम करना चाहिए, नहीं तो ये कन्फ्रंटेशन रहेगी और वो एक ह्यूमन एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको लेकर डिफरेंट व्यूज रहेंगे। 2-3 बड़े अखबारों में अभी रोहिंग्यास को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के या फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से रिपोर्ट शाये हुई थी और उसमें कहा गया था कि लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वापस चाहे वो अपने ही कंट्री में जाकर के फाइट करना चाहते हों, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर हालात यहाँ के लिए बिगड़ गए तो शायद इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। तो इन तमाम तर चीज़ों को देख करके क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके मसाइल को फौरी तौर पे हल करना चाहिए? क्योंकि उमर सरकार का कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के कोई फैसले लेती है तो वो बताए, कोई रोस्टर जारी हुआ तो वो बताए। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोहिंग्या 20 स्टेट छोड़कर ईस्ट ऑफ इंडिया से सीधे जम्मू कश्मीर में आते हैं, और जो रोहिंग्या के जो पहले कैंप्स बने हैं जम्मू कश्मीर में, वो उमर साहब के ही समय के ही बने, जब वो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ही काफी ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि रोहिंग्या आके वहां बसने लगे, और ये उनका जम्मू कश्मीर में रहना खतरा है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी जो आर्मी कैंप्स पे जो अटैक्स हुए, खासकर जम्मू रीजन में, उसमें कई बार इंटेलिजेंस इनपुट ये रही है कि इनमें रोहिंग्यास की इन्वॉल्वमेंट है, और खासकर जो रोहिंग्या की इलीगल कॉलोनीज हैं जम्मू कश्मीर में, वो आर्मी कैंप के आसपास है, और इसको लेकर आर्मी ने भी चिंता जताई है, इंटेलिजेंस ने भी चिंता जताई है, सीआईडी ने भी चिंता जताई है। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला को अवॉइड करना चाहिए इस स्टैंड पे लेने का। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला को अगर उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देना है तो बिल्कुल देना चाहिए, मगर इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं। और अगर रोहिंग्या, देखिए वहां पे भी वो एथनिक क्लैश, दो धर्मों के बीच का एथनिक क्लैश है, और क्योंकि रोहिंग्या इस इंसर्जेंसी को लेकर बर्मा में, म्यांमार में क्लैशेस हुए हैं, और उसके बाद बुद्धिस्ट रिपरकशंस वापस आया, तो ये ऐसा नहीं था कि कोई एक उस कम्युनिटी रोहिंग्या जो है वो बिल्कुल निर्दोष कम्युनिटी थी, उनके साइड से भी इंसर्जेंसीज थी, और अब उसमें बिल्कुल वो लोग भी पिसे होंगे जो नहीं इन्वॉल्व, बट एक क्लैश था। और ये बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड हो जाता है कि अगर वो जम्मू कश्मीर में हथियार की ट्रेनिंग लेते हैं और अगर उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। और हमारा जो अभी प्रेसिडेंट है, क्या जिस तरीके से आईएसआई के बारे में सर बात हो रही है, क्या आईएसआई की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से ऐसे लोगों का इस्तेमाल हो सकता है आपकी नजर में? नहीं, आईएसआई की जानिब से तो बहुत लोगों का इस्तेमाल हो सकता है, हमारे पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल होता है, तो हमारे अपने बच्चों का इस्तेमाल हुआ। तो रोहिंग्या जिनका इस देश को लेकर कोई प्यार नहीं है, देश को लेकर कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, इस देश से उनका कोई नाता नहीं है, तो वो तो इजीएस्ट है इस्तेमाल होने के लिए। तो बिल्कुल वो डेंजर तो है ही है, और हाईली रेडिकलाइज्ड कम्युनिटी रही है रोहिंग्या की, और वो डेंजर है क्योंकि उनका इस देश को लेकर कोई निष्ठा नहीं है, कोई पैट्रियोटिज्म नहीं है। तो और मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम देख चुके हैं कि रोहिंग्यास पहले इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब ये सरकार का दायित्व बनता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी, कि वो कैसे इसको प्रिवेंट करें और कैसे इंश्योर करें कि जम्मू कश्मीर में जो रोहिंग्या प्रेजेंस है उसको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर शेष भारत से एक डिफरेंट स्टेट है, ट्रबल स्टेट है, उसमें टेररिज्म का खतरा हमेशा हाई रहा है, उसमें पाकिस्तान की इंटरफेरेंस हमेशा हाई रही है। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए जो वो मिसयूज कर सके।
बिल्कुल, तो ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उमर सरकार के हवाले से बातचीत की जा रही है, क्योंकि इन मुद्दों पर सरकार ने अब तक क्या काम किया है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पे। और अभी फिलहाल कई ऐसी चीजें, खासतौर पे आपने देखा कि एक दिन पहले ही डॉक्टर्स का मुद्दा भी खड़ा हुआ था और उसमें रिजर्वेशन कोटे में कहीं ना कहीं उनकी रियायत या नाराजगी साफ तौर पे जाहिर थी। ग्राउंड पे पहले उतरते इन तमाम तर टॉपिक पे नजर डालने से पहले, एक्सपर्ट से पूछने से पहले और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस हवाले से लोगों के दरमियान बातचीत हो रही है। उमर, और ये सारी चीजें क्या कुछ चल रही है ग्राउंड पे, ये देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे और हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें चल रही है। 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में लोगों के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि लोगों के मसाइल सबसे ज्यादा अहम है। उमर सरकार के हवाले से क्या बातें हो रही? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार अभी चल रही है, पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से उठाए गए हैं जो कि पब्लिक सेंट्रिक है, पीपल सेंट्रिक है और मैनिफेस्टो में ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्ज थे। और जो कुछ प्राइमरी लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, पहले उन्हीं चीजों को करने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के साथ टच करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो पॉलिटिकल लेवल पे भी जम्मू कश्मीर के जो है वो कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से स्टेटहुड की जो है बात उठाई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करके उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसको वो दिल्ली लेके गए। सेकेंड, उसके बाद देखा जाए तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो है रेजोल्यूशन को लेकर बात की गई, जो स्टेटहुड है उसको लेकर वो रेजोल्यूशन पास किया गया। तो सरकार ने कहा कि ये हमारी कमिटमेंट थी पब्लिक के साथ कि वो सबसे पहले अव्वल में ही जो है स्टेटहुड को लेकर जो अपना जो हिकमत अमली है, जो अपनी जो कारकर्दगी जो है वो दिखाने की कोशिश करेगी। और बिल्कुल सीएम ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमने अपना रोल जो है वो अदा किया है, अब फर्दर जो है वो सेंटर पे डिपेंड करता है। उसके बाद कई सारे जो पब्लिक के साथ अब जो चीजें जुड़ी हुई है, चाहे हम जो एज की जो मेरिट्स थी उसको बढ़ाने की बात करें, यहाँ पे एकेडमिक सेशंस को तब्दील करने की बात करें, या यहाँ पे जो रोजगार की जो एवेन्यूज है उनको दोबारा से स्टैंड करने की बात करें, तो ये कुछ चीजें जो है सरकार की तरफ से जो है इनिशिएट की गई, जिसमें पब्लिक की वेलफेयर और डेवलपमेंट को लेकर जो है अर्लियर जो है सरकार ने काम किया। या उसके बाद अगर हम देखें तो सरकार ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो राशन का जो कोटा है वो काफी कम मिलता है, जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है ज्यादा चावल खाते हैं, तो राशन की जो कटौती की गई है उसमें फिर से वापस जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। या अगर हम सिलेंडर्स की बात करें, गैस सिलेंडर्स में इजाफा करने की बात की गई कि इस साल जो है उसमें भी मजीद इजाफा किया जाएगा। अगर हम बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी 200 यूनिट्स के हवाले से जो है अभी काम चल रहा है। और लगातार जो है इस वक्त जो करंटली हम देख रहे हैं कि जो सीएम है वो अलग अलग जो है सोसाइटी के अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम देखें तो कल उनकी जो मीटिंग है जो इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स है, जो उसकी एक चैम्बर है, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और चैम्बर के हवाले से जो इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट है उसको कैसे फरोग दिया जा सकता है, कौन से लूप होल्स है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, उसको लेकर कल मीटिंग की गई। आज की अगर हम बात करें तो सिविल सोसाइटी के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब भी सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात होती है तो उसमें कोई एजेंडा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, बल्कि जो पब्लिक के साथ, आम आवाम के साथ जो चीजें मुंसलिक है उसको लेकर बात की जाती है और एक बिल्कुल क्लियर जो एक इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक की तरफ से मिल जाती है और गवर्नमेंट को उसमें उन सारी चीजों को इराडिकेट करने के लिए, उन सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए एक पाथ मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, जिसको लेकर वो आगे चल के जो है सरकार काम कर सकती है। तो कई सारे जो लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है इनिशिएटिव्स उठ रहे हैं, जिसमें ये लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने चीजें दर्ज की है उन चीजों पे जो है काम किया जा रहा है। इनफैक्ट कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अपने अल्फाज में ये क्लियर किया कि सरकार चाहती है कि जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चीजें दर्ज की है या जो पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं पे जो एक मेस क्रिएट हुआ है उस मेस को जो है साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सरकार को अभी बने हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन 10 सालों की जो इस मेस है इसको साफ करने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जो उन्होंने सरकार ने जो पब्लिक के साथ
वादे किए हैं, कमिटमेंट्स की है या गारंटीज दी है अपने मैनिफेस्टो के हवाले से, अगर आप देखिए प्रोमिसेस किए हैं, उन सभी चीजों को जो है बर वक्त जो है उनको कंप्लीट करने की जो है सरकार की एक बड़ी पहल चल रही है। लगातार जो है कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं या उमर अब्दुल्ला की तरफ से सब कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है। उन सब कमेटीज के थ्रू जो है पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है, जो रिक्वायरमेंट्स है या नीड जो है, उनके एड्रेस को लेकर जो है काम किया जा रहा है। तो कई सारी जो चीजें हैं अभी सरकार की तरफ से इनिशिएट की गई है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार ये मानना है कि अभी काफी कम मुद्दत हुई है सरकार बने हुए, और एक बहुत लंबा चौड़ा एक काम जो है, एक फहरिस्त जो है काम की, जो नए भी करने हैं और पुराने भी ठीक करने, शायद इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सभी चीजें जो है मुकम्मल की जाएंगी जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के अवाम के साथ अपने मैनिफेस्टो के दौरान वादे किए थे। बिल्कुल। अमित रैना सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। मैनिफेस्टो में जो चीजें शामिल थी उसमें बहुत सारी चीजें हमें बाद में बदलती हुई नजर आई, तो क्या इसमें भी कई चीजें हो सकती है कि मैनिफेस्टो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए था, बाद में वो सारी चीजें संभव नहीं थी उस चीज को, इस वजह से उन्होंने सारी चीजें बदल दी और बाद के हालात वैसे ही रहे, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्त के साथ इस चीज को सीखा कि मैनिफेस्टो में कह तो दिया है, हमने कर नहीं पाएंगे। पर इलेक्शन से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से और कश्मीर की जनता से पूछता था कि मैनिफेस्टो में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार पूरा नहीं कर सकती। की सरकार है, लिमिटेड पावर्स है, अगर वो स्टेट की भी सरकार होती तो शायद उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पूरा नहीं कर सकती हैं, और मगर मैनिफेस्टोज में दिखाया गया, वोट लिया गया, और ऑब्वियसली वो चेंज होने हैं, वो प्रायोरिटीज नहीं रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा वादा था कि हम 30 दिन में एम्प्लॉयमेंट इतने लाख लोगों को दे देंगे, 4 लाख लोगों को, स्टेटहुड की बात थी, 370 की बात थी, काफी कुछ प्रोमिसेस थे जो फुलफिल नहीं हो सकते थे। अनफॉर्चुनेट है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि लोगों के समझ आ गया होगा कि ये पूरे नहीं हो सकते, बट जो चीज पूरे हो सकते हैं मुझे लगता है उनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करना चाहिए, और बाकी लोग बाकी चीजों पे प्रयास करने में कोई है नहीं, बट बिल्कुल जो टॉप के 10 एजेंडा थे उसमें से तकरीबन 6-7 ऐसे थे जो पूरे नहीं किए जा सकते थे। ये कश्मीर की ट्रेजेडी हमेशा रही है, 70 साल की ट्रेजेडी रही है, 75 साल की हमारे नेता हमारे साथ वो वादा करते हैं जो ना वो पूरा करना चाहते हैं ना पूरा हो सकते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऐसा नया नहीं किया, उन्होंने वो 70 साल की रेटोरिक्स ही की, और कश्मीरी गलेबल कौम है, इमोशनल कौम है, और वो बिना सोचे समझे इमोशन में बहकर वोट दे। बट उम्मीद करता हूं कि जिस हिसाब से मैंने उमर साहब का बर्ताव देखा है इलेक्शन जीतने के बाद, मुझे लगता है वो मैच्योर पॉलिटिशियन होंगे, और मुझे लगता है कि वो काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए, और जो असली एजेंडाज हैं जो शायद मैनिफेस्टो में हैं, पीछे हैं, या जो मैनिफेस्टो में नहीं भी है, बट जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भलाई के लिए जो भी मुझे लगता है वो उनका प्रयास वो रहेगा। अभी जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिए लगातार कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है सरकार में, या फिर दूसरी चीजें इससे रिलेटेड, पीडीपी को पहले ही साइडलाइन कर रखा था, तो क्या लगता है आपको कि वाकई ये सारी चीजें जो जा रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई इतनी ज्यादा मैच्योरिटी से आगे बढ़ रही है कि उन्हें नेशनल प्लेयर्स की भी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, ये जम्मू कश्मीर का अगर आप इतिहास देखें पिछले 70 साल से, तो जो भी पार्टी गवर्नमेंट में रही है उसने हमेशा प्रयास किया है वो केंद्र में जो भी सरकार है उससे एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हों, और ये हमने मतलब क्योंकि एक्सट्रीम राइट भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, ये हमने वाजपेयी जी के समय पे भी देखा है कि अच्छे रिलेशन का प्रयास किया, फारूक साहब ने, बल्कि वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी बीजेपी के साथ जो बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकली अपोजिट पोल्स हैं, और फिर सरकार भी बनाई। तो ये एक प्रयास रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टियों को पता है, खासकर सरकार को, जो सरकार में, कि उनका सर्वाइवल केंद्र की सपोर्ट के बिना नहीं है, और इस समय क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसलिए इसकी डिपेंडेंस केंद्र पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रयास, एक कंफर्ट देने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम एक
कि हम आपके साथ हैं और हम स्टेट की भलाई चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस और एनसी की बात है, वो फूट तो हमने इलेक्शन के रिजल्ट आते ही देख ली थी, कि पहले से इनफैक्ट देख ली थी कि जब उमर साहब ने कहा कि कांग्रेस उतना एफर्ट नहीं डाल रही है जितना उसको डालना चाहिए, और इलेक्शन के बाद जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, ये बड़ा साफ हो गया था कि अगर कांग्रेस कुछ सीटें जीता है, वो कर्टसी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस ने अपने दम पर कुछ नहीं जीता, क्योंकि जम्मू में तो ऑलमोस्ट वो 0 पे ही रहे हैं। तो ये बड़ा ही क्लियर था, और ये डिफरेंसेस बढ़ेंगे क्योंकि कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन एनसी की पॉलिटिक्स में शायद नेगेटिव ही नेगेटिव रहा है। बिल्कुल। अब मीर आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रूरल अर्बन एरियाज को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इस सरकार को वो चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो चीज़ें हुई हैं वो मोटी मोटी चीज़ें पूरी की जा रही है, और शायद इसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। बिल्कुल, इसके 2 पहलू है। मैं अलग अलग तरीके से इसमें बताने की कोशिश करूंगा। एक वो पहलू है जिससे लोगों का रोजगार चल सकता है, जो उनकी दिनचर्या है, उनका लाइफस्टाइल है, उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा, जो ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है ओवरऑल लेवल पे, वो एक बड़ा मसला रहा है। जो अगर हम रूरल एरियाज को छोड़ के अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, तो जो एक कनेक्टिविटी होती वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है। अगर हम जितने भी हमारे यहाँ पे गाँव देहात है, उनकी अगर हम इंटरनल रोड्स की बात करें, वो उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उन तक जो रसाई है सरकार के नुमाइंदों की, वो यूजुअली नहीं पहुंची है। हम इन लेटर्स से देख सकते हैं कि बड़गाम सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, तो वहां पे कुछ साल पहले ही जो है जो इंटरनल जो रोड्स है वहां पे मेल्टमाइजेशन हुई है, जबकि इससे पहले वहां पे नहीं होती थी। ये एक इशू है। अगर हम बिजली की अवेलेबिलिटी की बात करें, अक्सर जितने भी यहाँ पे गांव के इलाके हैं, हर जगह से ये अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि वो पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा मुतासर है, या अगर हम देखें तो बिजली की वजह से वो काफी मुतासर है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, जो बेसिक एमिनिटीज है इंसान की, जो एक इंसान को रोज उसकी 24 घंटे में उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं पे कम नजर आती है, जो बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, जिसको फुलफिल कर रहा है किसी भी सूरत में, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा, जो पहला पर्सपेक्टिव बता रहा था, जो कि रोजगार का है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल इस बात को खुद भी कहीं ना कहीं तक तस्दीक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे मामला रहे हैं जो कि हम 2019 के बाद इवॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि वो काफी पुराने हैं। यानी कि वो 3 दहाइयों 4 दहाइयों 5 दहाइयों से लगातार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। और उस अगर तनासुर में देखें तो जो बेरोजगारी का जो मसला रहा है हमेशा जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो हमेशा सबसे फहरिस्त में सबसे टॉप पे रहा है। यहाँ के लोगों के पास उस तरीके का जो रोजगार है या उस तरीके के एवेन्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो सरकारी नौकरियों के हवाले से भी जो है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकल रही है, एसएसबी की तरफ से जो है प्लान किए जा रहे हैं यहाँ पे रोजगार के लिए, बट वो एक मिनिमल अमाउंट पे जो है, एक मिनिमल रेशियो के हवाले से जो है वो रोजगार फराहम कर सकता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यानी कि हमारे लिए वही उसी तरह की इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसी तरह की फैक्ट्रीज होनी चाहिए, जहां पे एक मेजर पोर्शन को आप, मेजर चंक को जो आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हमेशा रहा है। और इसके साथ जब चीजें जोड़ी जाती हैं तो जो करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, या अगर हम नौजवानों की बात करें, एक बड़ा रेशो जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से हमें देखने को मिला। अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें, या अगर आप यहाँ पे देखें तो जो लोग हैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, यहाँ पे हार्ट अटैक्स की रेट्स ज्यादा है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स, हेल्थ एलिमेंट्स है उससे लोग ज्यादा मुतासर है। या अगर हम यहाँ पे देखें तो ड्रग्स एक सबसे बड़ा इशू बन गया है यहाँ की जो यंग जनरेशन है। और जब कड़ियों को जुड़ते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक बेरोजगारी जो है इसका एक रूट का जो है कहीं ना कहीं पे नजर आता है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पे हम अलग अलग चीजों को बाइफरिकेट करके अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं, या जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है बाइफरिकेट करके अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। और शायद यही वो चीजें हैं जो उम्मीद की जा रही है। बड़ी बात है, और इन तमाम तर चीजों को आने वाले दिनों में भी देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए।
अब रिजर्वेशन रूल को लेकर के कुछ खास तबके के उम्मीदवारों में फैल रही मायूसी और नाराजगी को दूर करने के लिए उमर सरकार के काबीना की 3 रुकनी कमेटी यानी सब कमेटी तश्कील दी गई है। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे और गेस्ट से इन तमाम तर चीजों की बारीकियां भी समझेंगे। ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट काबीना को सौंपेंगी और 3 रुकनी कमेटी में वज़ीर तालीम, सेहत, सोशल वेलफेयर सकीना इटू, जल शक्ति और कबायली उमूर के वजीर जावेद राना और नायब वज़ीर आला सतीश शर्मा शामिल हैं। ये कमेटी उन नई रिजर्वेशन पॉलिसी के उन नुकात का जायजा लेंगी जिसे लेकर के उम्मीदवारों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। बता दें कि काबीना ने गुज़िश्ता माह 22 नवंबर को हुई मीटिंग में इस मामले का जायजा लेने के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला किया था। वज़ीर सेहत सकीना इटू का कहना है कि हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर की पाबंद है और मुख्तलिफ महकमों में तकर्री का अमल शुरू भी हो चुका है। पे तो अभी बहुत पोस्ट निकली हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर किया गए हैं पोस्ट्स को। उसके अलावा बहुत सारे डीपीसीज जो हैं वो की गई हैं। उस पर भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या मुमकिन हो सकता है, उसको जरूर किया जाएगा। तो फिलहाल जो मामले हैं, मसले हैं, वो उन पे एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस रिजर्वेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस सिलसिले में हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सैयद मुबशिर जो कि MBBS में है JMC श्रीनगर में, और हमारे साथ जनाब अमित राणा सर हैं जिनसे इन तमाम तर चीज़ों की गहराइयां समझेंगे। डॉक्टर सैयद मुदस्सिर माफ कीजिएगा, इससे पहले हमने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे, आपके पूरे स्टूडेंट विंग के जरिए प्रोटेस्ट किया गया था। क्या कुछ है पूरा मामला SRO 49 और 17 की जो बात चल रही है, क्या है नाराजगी सरकार से? देखिए, असल में मसला क्या है, दिस ऑल गोज 2018 तक हमारे यहाँ JNK में SRO 49 चल रहा था MD, MS एंड MTech यानी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में। अभी SRO 49 था क्या, 75% सीट्स इस SRO के अंडर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को दी जाती थी, यानी 75% सीट्स ओपन टू ऑल थी। ठीक है, ओपन टू ऑल मतलब चाहे वो अनरिजर्व बंदा हो, चाहे वो ST वाला बंदा हो, चाहे वो SC वाला बंदा हो और एनीथिंग एल्स। तो ये सीट जो थी ये ओपन टू ऑल थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ 2018 के बाद 24 में उन्होंने SO निकाला कि उसमें क्या हमने देखा जो रिसेंटली नीट PG हुआ है। अब इसी की असल में तो मसला है कि इसी की वजह से सब लोग जाग गए। दिस ईयर इन नीट PG among 293 seats only 78 seats, listen again, only 78 seats belong to unreserved group. And I am not using the unreserved category because the unreserved seats are open to all. They are not, they are not close to any category. They are open to all. And which means open is not any category. देखिए, हम किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, हम किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, किसी तबके के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि मेडिकल, देखिए मेडिकल फील्ड इज अ वेरी क्रूशियल फील्ड एंड इट रिक्वायर्स वेरी मच स्पेशलाइजेशन एंड वेरी मच डेडिकेशन। तो वही हम बोल रहे हैं कि देखिए आपको जो मेडिकल फील्ड है, देयर इज नो line, or I can say there is no point of compromise. You can't compromise the health of a patient. ये इफेक्ट नहीं कर रहा है सिर्फ डॉक्टर को। आपने 2-3 चीजें ऐसी बोली जिस पे गौर करेंगे हम, और आपसे इसका जवाब भी लेंगे कि आपने इन तमाम तर चीजों को इसमें क्यों कंक्लूड किया। अमित राणा सर, मैं पॉलिसी के बारे में समझूंगा आपसे। जिस तरीके से सरकार पॉलिसी बना रही है, 2017 में भी बनाई, 2018 में भी बनाई, जिसके तहत डॉक्टर सैयद मुदस्सिर जैसे बहुत सारे MBBS और MD के छात्र हैं जो मुतासिर हुए। उनका कहना है कि भाई पहले हमें 293 सीट मिल रही थी, एक ओपन कैटेगरी में एक साथ हम लोग आ जाते थे, OBC, SC और जनरल वाला कोटा, और उसके बाद जो नया सिस्टम उन्होंने लेकर के पॉलिसी बनाई है, नए सिस्टम के तहत उसमें हमें हमारे पास 78 या 75 मिल पाती है, यानी कि जो 90,000 रैंक ला करके जो किसी एक डिपार्टमेंट में अपने आप को एडमिशन ले पा रहा है, उससे कम 1000 के नीचे जिसका रैंक है वो उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी के तौर पे स्टूडेंट देख पा रहे हैं। तो क्या ये सरकार जल्दबाजी में पॉलिसी बना रही है इस तरीके से जिससे अपने लोगों का नुकसान हो? समय का चक्र घूमता है और अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारे बच्चों पे घूम गया है। मुझे याद है कश्मीर में ऐसा समय भी था जब टॉप रैंकर्स जो पिछड़ी जाति से आते थे, अनुसूचित समाज से आते थे या माइनॉरिटी से आते थे, टॉप रैंकर्स होते थे, फिर भी उनको प्रोफेशनल कॉलेज में सीट्स नहीं मिलती थी।
और उन बच्चों को मिलती थी जो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन या बहुत ही कम नंबर लेकर आते थे। मगर ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस के गलतियां हमारे बच्चे क्यों भुगते। आज मुझे लगता है कि जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, जिसको लेकर ये डॉक्टर्स अभी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, इसमें कुछ मांगे बिल्कुल जायज हैं और कुछ मांगे मेरे हिसाब से जायज नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 50, देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा रिजर्वेशन क्यों आया है। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया है कि जो तबके बैकवर्ड रह गए हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। अब तो इसलिए रिजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत बेसिस पे है, बैकवर्डनेस पे है, ट्राइब्स पे है, कास्ट को लेकर जो भी रीजंस है उनको लेकर लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बड़ी क्लियर थी कि 50% को ब्रीच नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है जो JNK में अभी ब्रीच हुई है, ये 73 कुछ % पे अभी जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा तो बिल्कुल इसमें ओपन मेरिट में जो स्टूडेंट्स हैं वो सफर करते हैं, और ये जायज बात नहीं है। तो इसको लेकर काम होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट बॉडी को कोर्ट के दरवाजा खटखटाने चाहिए। अगर इतने साल से नहीं हो रहा है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाना चाहिए थे। दूसरा फेलियर जो है, अभी हम बात कर रहे थे उमर सरकार की, देखिए यहाँ पे एक फेलियर, क्योंकि जो सब कमेटी की बात हुई, सब कमेटी की मुझे लगता है तकरीबन 1 महीने पहले बात हुई थी, और कुछ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी थी। और जहां तक मेरी नॉलेज है, आज तक मुझे नहीं लगता वो सब कमेटी फॉर्म हुई है, और अगर फॉर्म हुई है तो उसके मेंबर्स कौन कौन है, और वो किन किन लोगों से मिले हैं, और उनकी क्या रिपोर्ट है। तो बिल्कुल डिले है, और इस कारण जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। जहां तक बात है कि 50% ऑल इंडिया कोटा की, देखिए हमारा शेष भारत के बच्चे कश्मीर में पढ़ने आते हैं, तो कश्मीर के बच्चे भी शेष भारत में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा कोई एक्सक्लूसिवली JNK के लिए नहीं है कि JNK में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा लगता है, ऑल इंडिया कोटा अक्रॉस स्टेट्स लगता है, और बच्चे हमारे भी बाहर जाते हैं और बाहर के बच्चे भी हमारे स्टेट में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो मांग जायज है। हाँ, बट 70% को बिल्कुल ब्रिंग डाउन करना चाहिए, और उसको लेकर काम होना चाहिए। और दूसरा जो रूल 17 की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि वो एक इलॉजिकल इलीगल रूल है। अगर आप एक कैंडिडेट, पहले तो आप अगर, जो मुझे लगता है इसमें करना चाहिए, सबसे पहले तो जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको, वो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको ऑप्शन मिलना चाहिए कि आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं या रिजर्व में कर रहे हैं। और अगर रिजर्व में ही अप्लाई कर रहा है तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए ओपन कैटेगरी में सीट एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि आज एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जनरल में भी एलिजिबल हो जाता है, रिजर्व में भी एलिजिबल हो जाता है, और अपनी सीट जब वो रिजर्व की छोड़ता है तो वो जनरल नहीं बनती है, वो रिजर्व ही रहती है, बट जनरल की सीट भी वो ले जाता है। तो बिल्कुल वो नुकसान है और फ्लॉज हैं रूल 17 में। तो उसको लेकर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इलॉजिकल रूल है, और इसको लेकर सरकार को जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स, इनको अपनी फ्यूचर की फिक्र है, दे शुड अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट, एंड मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट्स इसको लेकर एक सही न्याय देंगे। ठीक है जनाब, अब्दुल हमीद मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ सीधा आऊंगा। क्या लगता है कि उमर सरकार ने जो पॉलिसियां बनाई है, क्या जल्दबाजी में ऐसी चीजें हो जा रही है जिससे एक बड़ा तबका सफर कर रहा है और नुकसान उनका हो रहा है साफ तौर पे? मुझे पहले ये बता दूं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, ये मुझे लगता है इन 10 सालों में काफी ज्यादा उन पर इम्प्लीमेंट ज्यादा हुई और अनुच्छेद ज्यादा हुआ। तो जो मांगे हैं स्टूडेंट्स की, वो जायज मांगे हैं। मुझे लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, एज ए स्पोक्स पर्सन या एनसी का लीडर नहीं बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ में मुझे लगता है टोटल रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, सबको ओपन मेरिट में रखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होती है, ये भाई ने अभी अच्छी 2-4 बातें की, मगर प्रॉब्लम ये भी है कि ऊपर उठाने के लिए आप क्या देख रहे हो कि जो इंजीनियर, डॉक्टर या बड़े ऑफिसर बने, उनके बच्चे अब काफी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर रिजर्वेशन की कैटेगरी में उनको लाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो असली हकदार होता है रिजर्वेशन में भी, जो गांवों में पढ़ते हैं, जो देहातों में पढ़ते हैं, जो पहाड़ों पर पढ़ते हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अब सिटियों में बसते हैं, जो रिजर्व पहले थे, जिनको आप बोलते हो कि जो गरीबी सतह से ऊपर उठाने की कोशिश हो रही थी। तो मुझे लगता है जिसका बाप डॉक्टर हो, जिसका बाप इंजीनियर हो, जिसका
बाप कोई बड़ा ऑफिसर हो जो पढ़ता मेलनसम या बड़े स्कूलों में या दिल्ली के बड़े स्कूल में पढ़ता है फिर रिजर्वेशन लेता है, तो ये अच्छी बात नहीं है एजुकेशन सेक्टर के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए। मुझे लगता था बेटर ये था कि अगर चेंज किया जाता, उनको बताया जाता कि वो 10वीं क्लास तक बिल्कुल उसी गाँव में पढ़ते जिस गाँव में वो रहते हैं, जहाँ की वो रिजर्वेशन ले आते हैं। तो इससे नाइंसाफियां बढ़ जाती है और हमारे पास काबिल और अच्छे डॉक्टर और अच्छे एजुकेशन में जो है एजुकेशन सेक्टर है उसमें अच्छे टीचर नहीं पाए जाते। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, जिस तरीके से बातें हो रही है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको शायद हम सभी को नजर में रखना होगा। पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो उन छात्र को चाहिए। कहीं ना कहीं वो अगर प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का 2-4 ऊपर उठ करके आप लोगों के लेवल तक पहुंच पाते हैं। अगर ऐसे लोगों को उनकी हौसला अफजाई के लिए या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए, ऐसे समाज को ऐसे समाज के स्टेटस को बराबर रखने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो क्या नाराजगी हो सकती है आप लोगों? बिल्कुल आपने सही बात की और जो यहाँ पर सर थे उन्होंने भी सही बात की। हम जो बात कर रहे हैं SRO 49 वो PG की बात हो रही है, UG की बात नहीं हो रही है। प्लीज लिसन टू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स ऊपर तक, देखिए जब एक मिनट डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की अभी बात करूंगा, 12वीं तक SC ST OBC के बच्चे बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, 12वीं के बाद दम तोड़ देते हैं। ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन बहुत मुश्किल से हो पाता है, MBBS बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, मास्टर्स तो इक्का दुक्का ही उसमें नंबर आ पाता है। तो अगर इस तरह की चीजें होती है, ऐसे समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश होती है, तो क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि जो आपने परसेंटेज रखी है इट इज अनएक्सेप्टेबल। और प्लीज लिसन टू मी, जब आपने एक बच्चे को MBBS में लाया, उसने MBBS खत्म किया, तो जो आपका SO क्या था, ये SRO 193 2018 में रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो MBBS खत्म करके एक डॉक्टर बनता है, ही इज ए लेवल 9 ये पर्सनल जो उसकी नौकरी होती है वो लेवल 9 की होती है। लेवल 9 का बंदा चाहे वो MO हो चाहे वो JR हो, 80,000 तक वो पे लेता है, ठीक है। तो आप उसको हाउ कैन यू जस्टिफाई कि उसके बाद भी आपको ये बोल रहे हो कि इसको अब भी अपलिफ्टमेंट चाहिए? 90,000 लेके 80,000 लेके MO चाहे वो JR हो, फिर इंटर्नशिप में हमारी स्टिपेंड भी सेम होती है। हाउ कैन यू जस्टिफाई कि आप इसको MD में भी रिजर्वेशन दो, सुपर स्पेशलिटी में भी इसको रिजर्वेशन दो? आई मीन इट इज काइंड ऑफ क्रोनिक साइकिल, यू आर क्रिएटिंग ए क्रोनिक साइकिल। आप एक ही सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हो और अगेंस्ट दैट आप मिडिल क्लास सोसाइटी को दिन ब दिन डाउन कर रहे हो। और लिसन टू मी सर, अभी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कैब की, जो सुप्रीम कोर्ट की कैब वो इंदिरा साहनी केस में हुआ था 1993 में। आप पढ़िए उसका ये पढ़िए व्हाट वाज द फुल डिटेल। और मंडल कमीशन भी देखिए, जो मंडल कमीशन था वहाँ 54% जो पॉपुलेशन थी उनकी दैट वाज OBC, लेकिन अगेंस्ट 54% उनको जो रिजर्वेशन दी गई दैट वाज 27%। कैप इज ऑन रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कैप इज ऑन रिजर्वेशन, कैप इज नॉट ऑन ओपन मेरिट। आप दे सकते हैं 0 इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, अप टू 50 you can do anything, but that should be according to the population ratio. अगर आपके JNK में 30% 40% belongs to that kind of population which has not been uplifted yet, तो उनको दे दो 20-30%. Not like you are giving 70% to them and 30% to the population which is 69-65%. और जो आपने बात की कि अपलिफ्टमेंट की, देखिए अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड इट। एक स्टडी होती है, ये पब्लिश होती है अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, डज अफर्मेटिव एक्शन वर्क। इसके जो वर्कर्स होते हैं सुरेंद्र बागदे, डेनिस टैपल एंड लोवर टेलर, वो कहते हैं कि उन्हें 115 कॉलेज में ये स्टडी की है, 115 कॉलेज ऑफ इंडिया। उन्होंने स्टडी की कि जब हमने ये बच्चे देखे रिजर्व क्लास के बच्चे चाहे वो ST SC से हो, और उनको कंपेयर किए एक अनरिजर्व ग्रुप से, अनरिजर्व पॉपुलेशन से, तो उन्होंने क्या पाया, दे सेड कि वी फाउंड नो डिफरेंस इन देम, वी फाउंड नो डिफरेंस इन देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, वी फाउंड नो डिफरेंस इन देयर मेंटल लेवल एंड वी फाउंड नो डिफरेंस इन देयर एबिलिटी लेवल। यानी आपने उस बच्चे को पहले ही कहा डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, आपने कहा कि अगर वो लोग आते हैं तो हेल्थ सेक्टर में काफी नुकसान होगा और वो कहीं से भी कैपेबल नहीं होंगे उस लायक जिस लायक दूसरे रैंक के बच्चे होंगे। दिस देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखिए आप किसी बच्चे को ला रहे हैं MBBS में, ठीक है, अब उसको वर्क करना है,
लेकिन आप उसको ये इन द बैक ऑफ माइंड, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल, आई एम नॉट सेइंग सम ऑफ देम, बैक ऑफ द माइंड उसको ये रहता है कि चाहे मैं वर्क करूं या ना करूं, इन माय एमडी, इन माय फ्यूचर, व्हाटएवर आई कोर्स आई जॉइन और व्हाटएवर एग्जाम आई गिव, मुझे अगेन ये रिजर्वेशन यूज करनी है। तो आप खुद सोचिए, जब एक बंदे को ये पीछे से दिमाग में रहता है कि आई हैव अ बूस्ट, आई हैव अ गियर अप, विल ही ट्राई टू वर्क हार्ड एज दैट ऑफ अदर पर्सन हु नोज कि मुझे कोई बूस्ट नहीं है, आई हैव टू वर्क माय ब्लड एंड स्वेट आउट। ठीक है डॉक्टर राणा साहब, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आऊंगा, उसके बाद मुदस्सिर साहब से भी सवाल करूंगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक तरफ तो इस तरह के मसाइल हैं और इस तरह के जो भी एमबीबीएस के छात्र या उसके ऊपर जो जा रहे हैं हायर के लिए, उनके लिए जो मसले अभी सामने में आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सीधे अंदाज में आदमी को समझ में आता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें सरकार को देखना होगा क्योंकि वाकई नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, चाहे वो जिस तरीके से सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन, बहुत सारी चीजों की बात की हमने, और रिपोर्ट भी देख रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? फिर प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है। देखिए, मैं अपने डॉक्टर छोटे भाई को बताना चाहूंगा कि मैंने बात जब करी थी रिजर्वेशन में कैपिंग की, तो मैंने रिजर्वेशन में कैपिंग की बात करी थी, मैंने जनरल कैटेगरी में कैपिंग की बात नहीं करी थी। और मैं चाहता हूँ कि ओपन जो कैटेगरी है, जो ओपन मेरिट है, उसकी सीट्स बढ़े और वो 50 से। देखिए, हमको समझना पड़ेगा रिजर्वेशन दो टाइप्स की आती है। बिल्कुल, एक है जो इकोनॉमिक नहीं है, इन द सेंस की वो सोशल इन नेचर है, और वो सोशल नेचर के कारण चाहे आप इकोनॉमिकली कितने भी बड़े हो, जैसे जो एसटी की रिजर्वेशंस आती हैं, जो एसटी की रिजर्वेशंस आती हैं, उनको लेकर कैपिंग इसलिए नहीं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसलिए नहीं वर्क काम करता है क्योंकि वो एक वंचित समाज है एट सोशल लेवल, और उनका अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा आता है ओबीसी की जो अदर बैकवर्ड कैटेगरीज की जो रिजर्वेशंस है, और उसमें मुझे जहां तक मालूम है उसमें क्रीमी लेयर की कैपिंग आ जाती है। तो इसलिए उस पर सरकार अपनी तरफ से डिफरेंशिएट करती है। बट साथ साथ मैं बात फिर ये कह रहा हूँ कि ये ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के साथ ना एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ये हो रहा है, बहुत रॉन्ग हो रहा है कि अगर उनकी सीट कम कर दिए जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि आपने पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप लेना है वो लेना है कि आपने रिजर्वेशन लेस देन 50 पे लानी है, जो इन लाइन में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है। हालांकि काफी स्टेट्स ने इनको वायलेट किया हुआ, बट आप लेजिस्लेशन के थ्रू बट आप इसको ले आइए एट अराउंड 50%। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा कि एक स्टूडेंट को, एक खासकर रिजर्व स्टूडेंट को आज एक ही ऑप्शन, अगर मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, ओपन मेरिट का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मेरे पास दोनों ऑप्शंस नहीं है, ओपन और रिजर्व कैटेगरी के, तो मेरे एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के पास भी दोनों ऑप्शन नहीं होने चाहिए। उसको डिसाइड कर लेना चाहिए पहले कि वो रिजर्व कैटेगरी में कम्पीट करना चाहता है या ओपन कैटेगरी में, और अगर उसको रिजर्व कैटेगरी में जो सीट मिलती है उसमें, और ओपन कैटेगरी में उससे बेटर सीट उसको मिल सकती है, तो उसको एलिजिबल नहीं होना चाहिए, ताकि आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ओपन मेरिट के साथ उसको मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनके जो स्टूडेंट्स उनको कैसे एड्रेस किया जाए। और जो ये बात मेरे भाई कर रहे थे कि हम दोनों एमबीबीएस हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, आप ऑडी में स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जाते हैं या मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास है, बट उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो आपसे बदतर है, उनका स्ट्रगल आपसे ज्यादा है उनकी। तो इसलिए ये कंपैरिजन करना कि दोनों एमबीबीएस एक साथ कर रहे थे, उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस आपसे पुअर है, उनका स्ट्रगल आपसे ज्यादा है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देना पड़ता है, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि इन लॉन्गर रन इवन इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी क्रीमी लेयर ले आना चाहिए, और एक सर्टेन लेवल के बाद अगर क्रीमी लेयर आप मीट करते हैं, आपके पेरेंट्स जिन पे आप डिपेंडेंट हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मुदस्सिर साहब से आपसे पूछूंगा, आपको जो सब कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, क्या इस पे भरोसा है? और अगर ये मसले हल नहीं हुए आपके, तो क्या कोर्ट जाएंगे जैसे राणा साहब कह रहे थे? कमेटी की बात जहां तक है कि अब कमेटी की बात हो, कमेटी के लोग जाने, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम देम, because our demands are logical, our demands are not kind of unjustifiable, justified demands जाएंगे अगर मसले हल नहीं हुए तो? देखिए, कोर्ट में फिलहाल एक पिटीशन चल रहा है इसके खिलाफ, और एक तो पिटीशन मेडिकल की तरफ से अलग चल रहा है, और एज ए होल जेएंडके की ये जो एसएसबी वगैरह है उनकी तरफ से भी एक चल रहा है, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर।
ठीक है, तो यानी ये साफ करना होगा फिलहाल, क्योंकि देखिए मसले दोनों तरफ हैं जिस तरीके से राणा साहब कह रहे थे, और अगर इस चीज की गहराई को देखा जाए तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम उधर भी है। आप सिर्फ क्रीमी लेयर को लेकर के आप कह देंगे कि भाई इनको देखो, ये तो इतने बड़े पोस्ट में इनका इतना फायदा, ऑलरेडी इनको और भी ज्यादा फायदे मिल रहे, तो शायद नहीं चलेगा। और या आप ये कहें कि भाई इनके साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं है, ऑलरेडी इनका स्टेटस बहुत सही है, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि नाइंसाफी कहीं भी नहीं चल सकती और उधर भी देखना होगा। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मर्तबा अब सरकार क्या फैसले लेती है, और यकीनन इस पॉलिसी साज कमेटी की जानिब से जो भी रिपोर्ट आएगी, यकीनन हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।